बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी में अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। वज़ीर-ए-इत्तलात आज़म नज़ीर तार ने कहा है कि मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ारतों से दस्तावेजी रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। आज काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से बात करेंगे कि अब वज़ारतों से बाकायदा जवाब लिया जाएगा, कारकर्दगी और अहदाफ के बारे में पूछा जाएगा। वफाकी वज़ीर-ए-इत्तलात अता उल्लाह तार लाहौर मुस्लिम लीग नून के कारकुन अतीक चौधरी मरहूम के घर तशरीफ लाए। उन्होंने अतीक चौधरी की वफात पर अहम से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-इत्तलात आज़म नज़ीर तार ने कहा है कि मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ारतों से दस्तावेजी रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। आज काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से बात करेंगे कि अब वज़ारतों से बाकायदा जवाब लिया जाएगा, कारकर्दगी और अहदाफ के बारे में पूछा जाएगा। वफाकी वज़ीर-ए-इत्तलात अता तार लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कारकुन अतीक चौधरी मरहूम के घर तशरीफ लाए। उन्होंने अतीक चौधरी की वफात पर अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में अता तार का कहना था कि पार्टी पर जब मुश्किल वक्त था अतीक चौधरी कभी पीछे नहीं रहे। अगरचे जमात खड़ी होती है तो ऐसे कारकुनों की जदोजहद का नतीजा ही होता है। अतीक चौधरी हमारे मुश्किल वक्त के साथी थे, हम कभी नहीं भूलेंगे। अता तार ने कहा कि नज़रियाती कारकुन पार्टी का असासा होते हैं। जमातें किसी मुकाम पर पहुँचती हैं तो वह नज़रियाती कारकुनान की वजह से ही पहुँचती हैं। उन्होंने कहा मुस्लिम लीग नून ने हमेशा खिदमत की सियासत की और हमेशा अपने कारकुन की आवाज़ बनकर खड़ी रही। आज़म नज़ीर तार ने कहा मुल्क की तारीख में पहली बार वज़ारतों से दस्तावेजी रिकॉर्ड तलब किया जाएगा। आज काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से बात करेंगे कि अब वज़ारतों से बाकायदा जवाब लिया जाएगा, कारकर्दगी और अहदाफ के बारे में पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि मुआशी मसाइल की वजह से मुश्किलात ज़्यादा हैं। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौर की वजह से मुआशी मुश्किलात आईं। उनका कहना था कि आलमी मालियाती फ़ंड के मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हुआ। इंशाअल्लाह जून तक महंगाई में 3% कमी आएगी। बड़े दुखी दिल के साथ, दिल बहुत रंजीदा है। हमारा एक बहुत दरीना और पुराना साथी अतीक चौधरी खालिक हकीकी से जा मिले और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जब मुश्किल तरीन वक्त था पार्टी पे तहरीक निजात से लेके आज तक एक बेलौस कारकुन और हर जगह मौजूद रहना, हर जगह पे हाजिरी। और मैं मुश्किल तरीन वक्त में अदालतें हों, कचहरियां हों, थाने हों, नैब कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक आपके मीडिया के कैमरे भी दिखाते रहे, आपके बीट रिपोर्टर साहबान भी देखते रहे, मैं भी देखता रहा कि मेरा नागा हो जाता था, अतीक चौधरी का नागा नहीं होता था। ऐसे जो सियासी कारकुन है वो हमारा असासा है। अगर आज हम कहीं किसी मकाम पे पहुंचते हैं ये ऐसे कारकुनों की बुनियाद पे होता है। हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। जमातें भी जो खड़ी होती हैं, हम भी अगर वजीर मशीर किसी मकाम पे पहुंचते हैं तो हमारे पीछे ऐसे कारकुन अतीक चौधरी जैसे कारकुन होते हैं जो बेलौस पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी का झंडा थामे रखते हैं, पार्टी का नाम जिंदा रखते हैं। और जब मुश्किल दौर आता है बहुत से लोग इधर उधर हो जाते हैं, मगर ऐसा कारकुन ना डरता है, ना बिकता है, ना झुकता है। कई लोग पार्टियां भी चेंज करते हैं डर खौफ की बिना पे, मगर ऐसे कारकुन जो हैं वो जरूरतमंद जरूर होते हैं मगर ज़मीर का सौदा नहीं करते। तो मैं ऐसे कारकुनों की आवाज बनने आया हूं, ऐसे कारकुनों का साथ देने आया हूं। और ये मुश्किल वक्त के साथी कभी भूलेंगे नहीं। उस मुश्किल वक्त में हमने जो बर्बरियत बर्दाश्त की, जो जुल्म सितम बर्दाश्त किए, वो शायद तारीख में बहुत कम हुए। और वो चेहरे तमाम याद होते हैं जो उस वक्त मुश्किल वक्त में किसी ने अच्छा बोल भी बोला हो। तो इनके बच्चों से मेरी मुलाकात हुई है और उनकी बेवा से मेरी मुलाकात हुई है। छोटे बच्चे हैं, उनको दिलासा भी दिया है, हौसला भी दिया है। और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला हमारी सरपरस्ती रहेगी। तो ऐसे सियासी कारकुनों को जो भी इनकी फैमिली के लिए भी हो सका, मैं हमेशा कारकुनों की आवाज बन के खड़ा हुआ हूं। मैं जब किसी ओहदे पे नहीं भी था, बतौर कारकुन के कारकुनों की आवाज था। आज भी कारकुनों की आवाज बन के खड़ा हूंगा और अपने कारकुनों का इस्तेसाल इंशाअल्लाह ताला किसी सूरत नहीं होने देंगे। तो ये बात करने आया हूं। तो मैं यकीन दिलाता हूं कि सियासी वर्कर जो हैं पार्टी के, इनको इनका मकाम इंशाअल्लाह ताला दिलवाएंगे और हमेशा इनकी आवाज बन के खड़े होंगे। तो कोई सवाल अगर आपका है कि सियासी जमातें हमेशा से अपने जो कारकुन होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करती रही हैं। हमने ये देखा है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना वो माजी में तो करती रही, लेकिन गुज़श्ता 16 माह का जो दौर था उसमें भी कारकुनों को एडजस्ट नहीं किया गया और अभी भी 1 माह से ज्यादा अर्सा हो गया, कारकुन एडजस्ट नहीं कहीं हो पा रहे। देखिए, मुआशी मसाइल की वजह से माजी में हुकूमतें जो हैं उनके हालात बहुत बेहतर होते थे। मुआशी मसाइल इतने नहीं थे जितने इमरान खान साहब के 4.5 साल दौर में आए। तो मैं समझता हूँ तवज्जो ज्यादा रही है मईशत की बहाली पे, मगर फैसला साजी में मशावरत के दायरा कार में कारकुनों का एक हिस्सा होना चाहिए और इसकी पार्टी की अदद भी इसके लिए तैयार है। इसके लिए काम करेंगे कि जब फैसला साजी हो, अहम उमूर पे, सियासी उमूर पे गुफ्तगू हो,
तो उसमें ऐसे सियासी कारकुन जो पार्टियों के लिए जिंदगियां लगा देते हैं, और आपने देखा है जिन हालात में वो रहते थे, तो दुनिया के सामने डट जाना, खड़े हो जाना इन हालात के बावजूद, ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात होती है। अता भाई, हमने देखा कि ऐसे ऐसे मकामात पर जहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं खड़े होते थे, अतीक भाई वहाँ खड़े होते थे, अभी आपने देखा, और ऐसे सियासी कारकुन पाकिस्तान की जमहूरियत की बका के जामिल होते हैं। तो इस बच्चों के लिए, जो अतीक भाई के बच्चे हैं, उनके लिए आपकी हुकूमत क्या करने जा रही है? क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ज़हन उनकी परवरिश, उनकी तालीम। देखिए, उनकी तालीम के हवाले से, रोजगार के हवाले से पार्टी की तरफ से मुनासिब बंदोबस्त उसका किया जाएगा, और उसमें मैंने राना मशहूद साहब ने उनसे बात की है, तो इंशाअल्लाह ताला इनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और ये कोई आसान नहीं, ये फर्ज है। फर्ज की अदायगी अब इतनी उसमें कोताही हो जाती है कि फर्ज की अदायगी भी अब आसान समझा जाता है, तो हम इंशाअल्लाह ताला इनकी भरपूर कफालत करेंगे। बारी बारी करना। अतीक तो चला गया, फिर जेल में आया कि अच्छा ठीक है। बहुत सारे ऐसे कारकुन हैं जो हमने खुद देखा कवर करते हुए कि वो आपके साथ रहे। क्या कोई ऐसा लाएअमल तय करेगी मुस्लिम लीग देखिए, उनके लिए दोबारा ऐसा सानेहा ना हो? देखिए, इधर बहुत से कीमती साथी खड़े हैं। ताहिर मुगल खड़ा है, मियाँ अब्बास खड़ा है, मियाँ रिवायत खड़ा है, रफाकत डोगर साहब खड़े हैं, हमारे सारे भाई खड़े हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अगर किसी का नाम ना ले सका हूँ, बट ये सारे बड़े कीमती साथी हैं। तो मैं तो अब कोशिश होगी कि हफ्तावार एक मुलाकात का सिलसिला रखा जाए जहाँ कारकुनों के मसाइल पे बात हो। और देखिए, ये सियासी वर्कर की जो एक पौध है ना, इसने आपके जमहूरियत के निज़ाम को भी आगे चलाया है। हर दौर के अंदर इनका जमहूरियत के तसलसल में बड़ा किरदार है, तो इंशाअल्लाह ताला इस्तेसाल नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। तारिक भाई, ये बताइएगा कि आपके पास भी एक अहम वजारत है, ऐसे सियासी कारकुन जो है उनके लिए राना मशहूद साहब भी आपके साथ खड़े हैं, इनके पास भी एक कलमदान आया है, कोई आगे लाहेअमल तय करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल करने जा रहे हैं। हाँ। क्या कोई ऐसी कमेटी या कोई ऐसी जो है आपस में कोऑर्डिनेशन? देखिए, मैं की बात, देखिए, तौसीफ शाह साहब मौजूद हैं, बड़े पुराने सियासी कारकुन हैं और कई दहाइयों पे मुहित उनका सियासी करियर है। हमारा जो एक ब्रिज का किरदार, पुल का किरदार वो अदा करते हैं, तो इस हवाले से हफ्तावार एक मुलाकात का सिलसिला होगा। उससे काफी मसाइल, जब आप मुलाकात करते हैं ना, उससे काफी मसाइल हल हो जाते हैं। सर, कोई एंडोमेंट फंड वगैरह वर्कर्स के लिए अगर बना दिया जाए कि जैसे कोई फंड कायम कर दिया इंशाल्लाह जाए, उस पे गौर करेंगे। हो तो वो उसमें से उसे दिया जाए। ये शेफ साहब, हालात हैं इस वक्त के मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात का आपने खुद जिक्र किया। महंगाई से अवाम को बहुत मुश्किलात का सामना है। आपकी हुकूमत आई है, अवाम को किस तरह देखिए, लेके जा रहे हैं, और यकम को बताया जा रहा है पेट्रोल की कीमतें बढ़ी है अवाम के लिए। देखिए, एक तो आज काबीना का इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज से चंद दिन पहले तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज अरसाल कर दिया था। उसके अंदर कलील मुद्दती और तवील मुद्दती दोनों अहदाफ शामिल हैं, और उन्होंने अब जवाब तलबी का फैसला किया। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा होने जा रहा है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को कहा गया है कि ये अहदाफ हैं जिनको आपने मुकम्मल करना है। उसमें बेरोजगारी का खात्मा, महंगाई में कमी, मुआशी मसाइल का हल है, तमाम तर ये चीजें बड़े फोकस के साथ चल रही हैं। आज काबीना के इजलास में भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब इस पे बात करेंगे कि अब वजारतों से बाकायदा जवाब लिया जाएगा और वजारतों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या कारकर्दगी है, आपको जो अहदाफ दिए गए थे आपने पूरे किए हैं, नहीं किए। तो मैं समझता हूं कि ये एक रिकॉर्ड कायम हुआ है कि तहरीरी तौर पे वजारतों को जो ये दस्तावेज अरसाल की गई है, अब ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, KPIs हैं, जिसके अंदर आपकी कारकर्दगी के हवाले से आपको बताया गया है कि ये पैरामीटर्स हैं जिसके मुताबिक आपको जांचा जाएगा। तो मैं समझता हूं कि ये पंजाब में भी बड़ी सक्सेसफुली ये मॉडल इंप्लीमेंट किया गया था, अब वफाक में है, रुपया मुस्तहकम हुआ है IMF के एग्रीमेंट के बाद। आज मैं खबर पढ़ रहा था बिजनेस रिकॉर्डर में कि महंगाई में 3% कमी जो है वो इंशाल्लाह ताला जून तक हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ रुपया मुस्तहकम हुआ, आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आ रहा है, तो इसके समरात भी इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे। बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सफीर एल्बर्ट फॉरेट से मुलाकात हुई। इस मौके पर पाकिस्तान ने रूस के साथ तवानाई, तजारत, सरमाकारी, दो-तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए रूसी सदर को दौरे की दावत दी। इस्लामाबाद में रूसी सफीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान इसरार समेत दीगर वफाकी वज़ीरान भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी सफीर मॉस्को पर हमले में अफसोस का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सफ़ीर एल्बर्ट फॉरेट से मुलाकात हुई। इस मौके पर पाकिस्तान ने रूस के साथ तवानाई, तजारत, सरमाकारी और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए रूसी सदर को दौरे की दावत दी।
اسلام آباد میں روسی سفیر اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات کے دوران اسحاق ڈار سمیت دیگر وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے روسی سفیر سے ماسکو حملے پر افسوس کا اظہار کیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی دوستانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان روس کے ساتھ متعدد شعبوں بالخصوص توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعاون بڑھانا چاہتا ہے۔ وزیراعظم نے روسی سفیر سے کہا کہ وہ تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات کی موجودہ سطح کو بڑھانے کے لیے اپنے وفد پاکستان بھیجیں، جبکہ روسی سفیر نے بھی وزیراعظم کو یقین دلایا کہ روس پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ روسی سفیر نے کہا کہ وہ توانائی، تجارت اور سرمایہ کاری کے علاوہ تعلیم اور ثقافت میں بھی تعاون بڑھانے کے خواہاں ہیں۔ عید الفطر سے قبل اتوار 31 مارچ کو پیٹرول کی قیمت میں اگلے 15 روز کے لیے تقریباً 11 روپے فی لیٹر تک بتائی جا رہی ہے کہ یہ اضافہ 10 سے 11 روپے فی لیٹر تک اضافے کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ درآمدی پریمیم اور عالمی قیمتوں میں اضافہ ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع ہے۔ عید الفطر سے قبل اتوار 31 مارچ کو پیٹرول کی قیمت میں اگلے 15 روز کے لیے تقریباً 10 سے 11 روپے فی لیٹر تک اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس کی بنیادی وجہ درآمدی پریمیم اور عالمی قیمتوں میں اضافہ ہے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے فی لیٹر تک کمی متوقع ہے۔ 15 روز قبل حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں رد و بدل نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پیٹرول کی موجودہ قیمت تقریباً 280 روپے فی لیٹر ہے۔ متوقع اضافے کے بعد اس کی قیمت 290 روپے فی لیٹر سے اوپر جا سکتی ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ عالمی سیاسی صورتحال کی وجہ سے پیٹرول کی درآمدی قیمت میں تقریباً $4 فی بیرل اضافہ ہوا ہے، اور اس کی درآمد پر پریمیم $13.5 فی بیرل تک پہنچ گیا، جو کہ $12.15 فی بیرل تھا۔ نتیجتاً حتمی اشارہ مبادلہ کے حساب سے پیٹرول کی قیمت میں 10 سے 11 روپے فی لیٹر کا اضافے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں ڈیزل کی قیمت میں کمی آئی اور پاکستان اسٹیٹ آئل PSO کی جانب سے ادا کردہ درآمدی پریمیم $6.50 فی بیرل پر برقرار رہا، لہٰذا ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 1.30 روپے سے 2.50 روپے فی لیٹر تک کمی کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ قیمتوں کے حساب سے حکام نے بتایا گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران پیٹرول کی قیمت تقریباً $4 فی بیرل بڑھ کر $94.5 ہو گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت تقریباً 60 سینٹ فی بیرل کم ہو کر $98.4 ہو گئی۔ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت $279.75 روپے فی لیٹر پر برقرار رکھنے اور ڈیزل کی قیمت میں 1.77 روپے فی لیٹر کمی کر کے $285.56 روپے کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ حکومت پہلے ہی پیٹرول اور ڈیزل دونوں پر 60 روپے فی لیٹر ڈیولپمنٹ لیوی وصول کر رہی ہے۔ یہ قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ حد ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ کیے گئے وعدے کے تحت رواں مالی سال میں حکومت کا پیٹرولیم لیوی کی مد میں 869 ارب روپے وصول کرنے کا ہدف ہے۔ حکومت پہلی 6 ماہی جولائی دسمبر کے دوران 475 ارب روپے حاصل کر چکی۔ حکومت مالی سال کے آخر تک تقریباً 970 ارب روپے جمع ہونے کی توقع ہے، حالانکہ نظر ثانی شدہ ہدف اب جون کے آخر تک 920 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے۔ پیٹرول مصنوعات اور بجلی کی قیمتیں مہنگائی میں اضافے کے اہم محرک رہے۔ پیٹرول کا زیادہ تر استعمال نجی ٹرانسپورٹ، چھوٹی گاڑیوں، رکشوں، موٹر سائیکلوں میں ہوتا ہے، جس سے کم و متوسط آمدنی والوں کے لیے بجٹ پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اس کے برعکس ڈیزل کی قیمت کا مہنگائی پر زیادہ اثر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا استعمال ہیوی ٹرانسپورٹ، ٹرینوں، زرعی انجنوں جیسا کہ ٹرک، بسوں، ٹریکٹرز، ٹیوب ویلز اور تھریشرز میں ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر سبزیوں اور دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت حکومت پیٹرول اور ڈیزل دونوں پر تقریباً 82 روپے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ اگرچہ تمام پیٹرولیم مصنوعات پر جنرل سیلز ٹیکس GST صفر ہے، لیکن حکومت دونوں مصنوعات پر 60 روپے فی لیٹر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی وصول کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں حکومت پیٹرول اور ڈیزل پر تقریباً 19 سے 20 روپے فی لیٹر کسٹم ڈیوٹی بھی لے رہی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل ریونیو حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے، جن کی ماہانہ فروخت تقریباً 7 سے 8 لاکھ ٹن ہے، جبکہ مٹی کے تیل کی ماہانہ کھپت صرف 10,000 ٹن ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں بجلی چوری، اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کر لیا۔ وزارت پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس اور اس میں بجلی چوری کے خاتمے کے لیے اہداف کا تعین اور 1 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صنعتوں، کارخانوں، دکانوں، گھروں، شاپنگ مال سمیت کنیکشنز ہر جگہ پہ چیک کیے جائیں گے۔ وزارت پنجاب نے ہدایت کی کہ بجلی چوری، اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ ملوث افراد کے خلاف کوئی رعایت نہ کی جائے گی۔ پنجاب حکومت نے صوبے میں بجلی چوری، اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں بجلی چوری کے خاتمے کے لیے اہداف کا تعین اور 1 ماہ کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صنعتوں، کارخانوں، دکانوں، گھروں، شاپنگ مال سمیت کنیکشن چیک ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت دی کہ بجلی چوری، اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے، ملوث افراد کے خلاف کوئی رعایت نہ کی جائے۔ بجلی چوری کے خاتمے، سخت سزاؤں اور بھاری جرمانوں کے لیے قانون سازی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بجلی چوری پہلے ہی قابل دست اندازی جرم ہے، گرفتاریاں فوری سزائیں دی جائیں اور بجلی چوری میں ملوث سرکاری حکام کے خلاف بھی کارروائی ہو جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کے گزشتہ روز کے اجلاس کی روشنی میں پالیسی پر عمل درآمد کا حکم بھی دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ پر جاری جنگ کو مزید ہلاکت اور پھیلانے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع
योआ गैलेंट ने कहा है कि इस्राइली फौज हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी मुहिम का मजीद वुसअत देने का इरादा रखती है, जिसमें हम हर उस जगह हमला करेंगे जहां से हिजबुल्लाह कार्रवाइयां करेगी है। इस्राइली वज़ीर दिफा ने कहा कि इस्राइली फौज बैरूत और दमिश्क समेत दीगर दूर दराज के इलाकों में भी कार्रवाइयां करेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने गाज़ा में जारी जंग को मज़ीद इलाकों तक फैलाने की धमकी दी है। इसराइली वज़ीर दिफा योआ गैलेंट ने कहा है इसराइली फौज हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी मुहिम को मज़ीद वुसअत देगी, जिसमें हम हर उस जगह हमले करेंगे जहां से हिजबुल्लाह कार्रवाइयां कर रही है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा इसराइली फौज बैरूत और दमिश्क समेत दीगर दूर दराज के इलाकों में भी कार्रवाइयां करेगी। दूसरी जानिब खलीजी मीडिया का बताना है कि इसराइली फौज के गाज़ा में वहशियाना हमले जारी हैं, जिसमें इसराइली फौज ने एक स्पोर्ट्स सेंटर पर हमला किया जहां बेघर अफराद ने पनाह ली हुई थी। इसराइली फौज के हमले में 15 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने जुमा और हफ्ते के दरमियानी शब सेंट्रल गाज़ा में हमले किए, जिसमें मुतादिद बेघर फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फौज ने सेंट्रल गाज़ा की नसीर और मगाजी कैंप में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया, जबकि इसराइली फौज ने दीर बलाह के इलाके में भी हमले किए, जिसे महफूज इलाका बताया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रात इसराइली फौज ने शुमारी गाज़ा के इलाकों में बड़ी तादाद में फ़िज़ाई हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सिविल डिफेंस और तिबी अमला तिबी आलात की किल्लत के बावजूद ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए कोशिश कर रहा है। दूसरी जानब इसराइली फौज का कहना है कि इसने अल शिफा अस्पताल में अपना ऑपरेशन जारी रखा हुआ है। इस ऑपरेशन में हमास के मुताबिक जंगजू मारे गए। रूसी खुफिया सर्विस ने वस्ती एशियाई मुल्क से 3 मुश्तबा दहशतगर्दों को पकड़कर मुल्क में धमाके की बड़ी साजिश नाकाम बनाने का दावा किया है। खबर रसां इदारे के मुताबिक रूसी खुफिया सर्विस FSB ने मुल्ज़िमान से IED कीमियाई मवाद और तबाही फैलाने वाले मादे कब्जे में ले लिए। मुल्ज़िमान ने बम में इस्तेमाल करने के लिए किलोग्राम कीलें भी खरीदी थी। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि तीनों अफराद अस्तावरकोल इलाके के पुरहजूम हिस्से में बम धमाका करने की तैयारी कर रहे थे। रूस के खुफिया सर्विस ने वस्ती एशिया मुल्क से 3 मुश्तबा दहशतगर्दों को पकड़कर मुल्क में धमाके की बड़ी साजिश नाकाम बनाने का दावा किया है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक रूसी खुफिया सर्विस FSB ने मुल्ज़िमान से IED कीमियाई मवाद और तबाही फैलाने वाले मादे कब्जे में ले लिए। मुल्ज़िमान ने बम में इस्तेमाल करने के लिए 1 किलोग्राम कीलें खरीदी थीं। रूसी मीडिया ने दावा किया है कि तीनों अफराद इस्तानबुल इलाके के पुरहजूम हिस्से में बम धमाका करने की तैयारी कर रहे थे। दूसरी जानिब मॉस्को में दहशतगर्दाना हमले के इल्ज़ाम में ताजिकिस्तान से मजीद 19 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि रूस की तहकीकाती कमेटी ने दावा किया कि मॉस्को हमले के मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश कहा है कि इन्हें यूक्रेन पहुंचने पर इनाम दिए जाने का वादा किया गया था। याद रहे कि 22 मार्च की रात 4 मुसल्लह अफराद ने मॉस्को में वाक़ क्रॉक सिटी हॉल पर धावा बोल दिया था। हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग के बाद आग भी लगाई, जिसने कॉन्सर्ट के हॉल को लपेट में ले लिया। रूसी हुकाम ने बताया कि हमले में अब तक 140 अफराद हलाक और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। दूसरी जानिब अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि हमले के कुछ घंटों बाद ही दहशतगर्द तंजीम दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। अमरीकी हुकाम का कहना है कि उन्होंने रमज़ान माह के शुरू में रूस को हमले के बारे में खबरदार किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर को एक बार फिर T20 और वनडे टीम का कप्तान बनाने की पेशकश कर दी, जबकि मायनाज बल्लेबाज ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देने का मुतालबा किया है। PCB बाबर को व्हाइट बॉल टीम का कप्तान बनाना चाहता है, ताहम बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की क़यादत का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक PCB की जानिब से कप्तान से मुताल्लिक़ हतमी ऐलान पीर को किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से कदाफी स्टेडियम लाहौर में PCB का अहम इजलास हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर आजम को एक बार फिर T20 और वनडे टीम का कप्तान बनाने की पेशकश कर दी, जबकि मायनाज बल्लेबाज ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी देने का मुतालबा किया है। PCB बाबर आजम को व्हाइट बॉल टीम का कप्तान बनाना चाहता है, ताहम बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की क़यादत का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक PCB की जानिब से कप्तानी से मुतालिक हतमी ऐलान पीर को किए जाने का इम्कान है। इस हवाले से कदाफी स्टेडियम लाहौर में PCB का अहम इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन मोहसिन नकवी सिलेक्शन कमेटी के दरमियान कप्तान की तब्दीली पर गुफ्तगू की गई। ज़राए का कहना है कि PCB ने बाबर आजम को वनडे और T20 टीम की क़यादत करने की पेशकश की, जबकि स्टार बल्लेबाज ने दोबारा कप्तान बनने के लिए शराइत आयद करते हुए हुकाम से तीनों फॉर्मेट की कप्तानी की बात की है। मज़ीद बातचीत के लिए PCB सिलेक्शन कमेटी के अरकान ने काबुल जाकर बाबर आजम से मुलाकात का भी फैसला किया है। इस तमाम तर मामले के पेश नज़र मौजूदा T20 कप्तान शाहीन आफरीदी से मुतालिक दावा किया गया कि वो कप्तान की तब्दीली की खबरों से नाखुश हैं। वाज़ेह है कि PCB पहले ही बाबर आजम को एक बार फिर T20 टीम का कप्तान बनाने का फैसला कर चुका है। ज़राए का कहना है कि वो अगले माह शुरू होने वाले न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस की सीरीज़ में कप्तानी करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकायदा तौर पर जल्द ऐलान करेगा। याद रहे कि वर्ल्ड कप में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी दिखाने के बाद 15 नवंबर 2023 में बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद PCB ने T20 टीम के लिए शाहीन आफरीदी को कप्तान मुकर्रर किया था। खबर शामिल करेंगे सितारों की दुनिया से। गुलकार साहिर अली बगा अचानक सुरों के बादशाह और मायनाज गुलकार राहत फतेह अली खान पर शदीद गुस्सा हो गए और इन्हें दरिंदा सिर्फ इंसान करार दे दिया। सोशल मीडिया पर साहिर अली बगा की इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल हो रही है, जिसमें वो गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए राहत फतेह अली खान पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। ताहम उन्होंने इस तनकीद की कोई वजह नहीं लिखी। इंस्टाग्राम स्टोरी के मुताबिक उन्होंने लिखा कि
खुदा की लानत हो मुनाफिक पर, और फिर लिखा कि राहत फतेह अली खान दरिंदा सिर्फ होने के साथ साथ मुनाफिक भी है। तहम सायरी बग्गा ने अपनी ये स्टोरी फौरन ही डिलीट कर दी। गुलकार साहिर अली बग्गा अचानक सुरों के बादशाह और मायनाज गुलकार राहत फतेह अली खान पर शदीद गुस्सा हो गया और उन्हें दरिंदा सिर्फ इंसान करार दे दिया। सोशल मीडिया पर साहिर अली बग्गा की इंस्टाग्राम स्टोरी वायरल हो रही है, जिसमें गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल करते हुए राहत फतेह अली खान पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। ताहम उन्होंने इस तनकीद की कोई वजह नहीं लिखी। इंस्टाग्राम स्टोरी के मुताबिक उन्होंने लिखा कि खुदा की लानत हो मुनाफिक पर, और फिर लिखा कि राहत फतेह अली खान दरिंदा सिर्फ होने के साथ मुनाफिक भी है। ताहम साहिर अली बग्गा ने अपनी ये स्टोरी फौरन ही डिलीट कर दी, लेकिन स्टोरी के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। साहिर अली बग्गा ने मायनाज गुलकार पर शदीद गुस्सा होने की वजह नहीं बताई। अलबत्ता ये बात काबिल ज़िक्र है कि राहत फतेह अली खान को हाल ही में आवाम की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। 27 जनवरी को सोशल मीडिया पर राहत फतेह अली खान की वीडियो वायरल हुई, जिसमें इन्हें घरेलू मुलाजिम को मारते पीटते देखा जा सकता है, जिसके बाद वो अपने शागिर्द को भी पीटते हैं। इस वीडियो में गुलकार मुलाजिम से बोतल का पूछ रहे हैं, जिसके बाद अपने बयान में राहत फतेह अली खान ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि ये उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान ज़ाती मामला है। वीडियो में साथ मौजूद मुलाजिम ने भी वजाहती बयान में कहा कि वीडियो में जिस बोतल की वजह से तनाज़ा खड़ा हुआ उसमें पानी था और वो उनके मुर्शद ने पड़ा हुआ था। वो बोतल मुझसे गुम हो गई थी। ताहम इस तनाज़े के 1.5 माह बाद इन्हें पाकिस्तानी और जनूबी एशियाई मौसीकी की सनत के लिए खिदमत पर पाकिस्तान के दूसरा आला तरीन सिविल अवार्ड हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया था। इस हवाले से हाल ही में फिल्म अदाकारा रेशम ने राहत फतेह अली खान की तारीफ करते मदाहों से कहा था कि इन्हें पहले से ज़्यादा इज्जत और प्यार दें। अदाकारा ने कहा कि इन्हें राहत फतेह अली खान की एक बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपनी गलती पर सबसे पहले अल्लाह, फिर इंसान और फिर सबसे पहले मुआफ़ी मांगी उस शख्स से कि जिसके साथ ये ज़्यादती हुई। मेरी निगाह में राहत फतेह अली खान की इज़्ज़त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। रेशम ने कहा था कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती मानते हैं और हमें चाहिए कि हम राहत फतेह अली खान को पहले से ज़्यादा इज्जत और प्यार दें। नाज़रीन, ये थी अब तक ये खास कर रही मुझे खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए पाक पतन टीवी।